अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप चिनार एकेडमी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो केमिस्ट्री की सॉल्व एक्सरसाइजेज से मुतल्लिक है। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री। आज आप सीखेंगे कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज या रिव्यू क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन MCQ से मुतल्लिक है। और इसका पहला पार्ट ले लेते हैं, वो है विच कंपाउंड फाउंड इन एवरी लिविंग सेल सर्व्स एज द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेंटर। तो एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बताना है जो जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं और वो कंट्रोल सेंटर का काम करता है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड DNA। तो जहाँ तक तल्लक है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करना और कंट्रोल सेंटर का किरदार अदा करना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं उनमें आप पार्ट डी देख रहे हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त ऑप्शन है। DNA एक ऐसा कंपाउंड है जो तमाम तर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं और ये कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इसके बाद पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का, और वो है जी प्लांट्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, आपके पास ऑप्शन है स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो पार्ट ए जो है यहाँ पे पार्ट ए ये दुरुस्त ऑप्शन है। प्लांट्स ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है ग्लूकोज इज उसके बाद ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास टेट्रोज, पेंटोज, डाइसैकेराइड या फिर हेक्सोज। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है और इसलिए इस पे जो नाम फिट आ रहा है वो हेक्सोज आ रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन है डी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 विच इज़ नॉट अ डेक्सट्रोज शुगर। कौन सा डेक्सट्रोज शुगर नहीं है। हमारे पास ऑप्शन जो मौजूद हैं वो है ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तो जहाँ तक डेक्सट्रोज शुगर का है, डेक्सट्रोज शुगर हम उन शुगर्स को कहते हैं जो प्लेन ऑफ लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो जहाँ तक ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज का तल्लक है तो ये सारे डेक्सट्रोज शुगर हैं, और फ्रक्टोज जो है डी पार्ट ये डेक्सट्रोज शुगर नहीं है। तो दुरुस्त ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 रेफिनोज, उसके बाद इसका फार्मूला दिया गया है C18H32O16 ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म्स डैश सिंपल शुगर्स, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 या 3 to 9। तो जहाँ तक रेफिनोज का तल्लक है ये 18 कार्बन वाली शुगर है, और इसको जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये 6 कार्बन वाले 3 यूनिट्स में तब्दील हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पार्ट दुरुस्त ऑप्शन है। पार्ट नंबर 6 विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ स्टार्च। ऑप्शंस हैं वीट, राइस, कॉटन, पोटैटो। तो जहाँ तक वीट, राइस, पोटैटो का तल्लक है तो ये तो सोर्सेज हैं शुगर के, लेकिन कॉटन जो है ये सेलुलोज होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है वो सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 विच इज़ नॉट अ प्रोटीन। प्रोटीन नहीं है, कौन सी चीज़ नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें जिलेटिन है, एंटीबॉडीज़ है, इंजाइम्स है और कोलेस्ट्रॉल है। तो जहाँ तक तल्लक है जिलेटिन का, एंटीबॉडीज़ का, एंजाइम्स का, ये तो सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है इसका मैक्सिमम पार्ट लिपिड पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी पार्ट दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम। ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ऑल ऑफ दीज। जहाँ तक सोप्स और डिटर्जेंट्स का तल्लक है इनको लिपिड या फिर फैट्स और ऑयल से बनाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA। कौन सी चीज़ DNA में मौजूद नहीं होती। हमारे पास ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, फॉस्फेट यूनिट, नाइट्रोजन बेस।
अच्छा, इसके नाम से ही ज़ाहिर है डीऑक्सीराइबोज, इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, और ये वाली शुगर यानी राइबोज शुगर इसमें मौजूद नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10, रेफिनोज यानी C18H32O16 इज़ आ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। अब जहाँ तक तल्लक है मोनोसैकेराइड का, तो मोनोसैकेराइड में तो एक यूनिट होता है, डाइसैकेराइड में दो यूनिट होते हैं। तो इसका मतलब जबकि जबकि रेफिनोज जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस पे ये 3 यूनिट देता है, तो इसलिए इसके लिए दुरुस्त ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स, और इसमें इसका इसका पार्ट 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, डिस्क्राइब वेदर सक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, गिव रीजंस। अच्छा, जहाँ तक सक्रोज का तल्लक है, तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी 2 यूनिट्स इसके इससे 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्रोज डाइसैकेराइड है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है कि सक्रोज रिएक्ट करता है जब पानी के साथ, तो क्या बनता है जी, एक तो ग्लूकोज का यूनिट और दूसरा फ्रक्टोज का यूनिट बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि हाइड्रोलाइसिस के ऊपर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट या 2 हेक्सोजेस बनाता है, 2 हेक्सोजेस, इसलिए सक्रोज डाइसैकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, व्हाट इज़ अ डेक्सट्रोज शुगर। तो डेक्सट्रोज शुगर ऐसी शुगर्स को हम कह सकते हैं जो प्लेन ऑफ लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करें। जिस तरह से हम ग्लूकोज की बात कर सकते हैं, मैनोज की बात कर सकते हैं, ये एग्जांपल दी जा सकती हैं डेक्सट्रोज शुगर की। तो इसका जो आंसर दिया जा सकता है वो है कि सम मोनोसैकेराइड्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू राइट, या फिर हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। सच शुगर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्सट्रोज शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज आर डेक्सट्रोज शुगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, राइट द फार्मूला ऑफ एन अमीनो एसिड एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स इन इट। एक तो अमीनो एसिड का फार्मूला लिखना है और फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये आपके सामने फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला है, जिसमें नज़र आ रहा है हमें कि 2 इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक को अमाइन ग्रुप और दूसरे को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, तो अमाइन ग्रुप का जहाँ तक तल्लक है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये अमाइन ग्रुप है, और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। यानी एक तरफ हमें देख रहे हैं कि अमाइन ग्रुप और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा इसके अलावा इस फार्मूले की हम बात करें तो इसमें एक साइड चेन होता है, यहाँ पे एक अल्काइल हो सकता है, ये साइड चेन हो सकता है, और एक तरफ हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप का जो काम है, यानी ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों हेल्प करते हैं, इन दोनों हेल्प करते हैं कि एक तरफ भी आके अमीनो एसिड, एक और अमीनो एसिड अटैच हो सकता है और दूसरी तरफ भी अमीनो एसिड अटैच हो सकता है, और इस तरह से ये अमीनो एसिड अटैच होते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन प्रोटीन बन जाता है। पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज़ अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ तक एक लिंकेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे हुआ क्या है कि एक यहाँ से आप कह दें कि इसके साथ यहाँ से OH रिमूव हुआ है और दूसरा जो अमीनो एसिड है उससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और इस तरह से एक लिंक बन गया है यहाँ पे, ये वाला जो लिंक बना है यहाँ पे, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है। तो इस लिंक को जो है पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, और इसको हम मज़ीद एक रिएक्शन के ज़रिए शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, ये एक अमीनो एसिड है और दूसरा अमीनो एसिड ये है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक का OH, यानी फर्ज करें ये OH रिमूव हो जाता है और इस दूसरे अमीनो एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों अमीनो एसिड आपस में लिंक कर जाते हैं, और यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OH यहाँ से रिमूव हो गया और दूसरे इससे H रिमूव हुआ है,
और एक बांड बन गया जिसको हमने ये नाम दिया है, पेप्टाइड बांड का नाम दिया है, और इसको एरो की मदद से दिखाया जा रहा है कि ये वाला बांड है वो, जिसे हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। और इसके रिजल्ट के तौर पर अब जो दोनों अमीनो एसिड इकट्ठे होकर उन्होंने एक चेन बनाना शुरू कर दिया है, और इसको ये जो दो अमीनो एसिड के बनने से जो चेन बना है इसको डाई पेप्टाइड कहा जाता है। पार्ट 5 क्वेश्चन 2 का, विच कंपाउंड्स आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स। लिपिड्स यानी कौन कौन से कंपाउंड्स को हम लिपिड्स कह सकते हैं, या लिपिड्स के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स शामिल होते हैं। तो आप देख लें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक फैट्स एंड ऑयल्स को हम कंसीडर करते हैं लिपिड्स के तौर पर, कोलेस्ट्रोल को लिपिड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी लिपिड्स होते हैं। और फिर हम बात कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी लिपिड्स होते हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के की, ये भी लिपिड्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, और वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का काम क्या है। तो डीएनए को एक कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम तर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। और यानी एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एक पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। यानी एक फर्टिलाइज्ड एग जिसको मोस्टली हम अपनी आँख से भी नहीं देख सकते, वो एक पूरे नए ऑर्गेनिज्म को वजूद में ले आता है। तो उसकी वजह यही है कि ये जो डीएनए है इसके अंदर तमाम तर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, और ये इंफॉर्मेशन बताती हैं कि उस सेल से फिर मज़ीद सेल्स डिवाइड होकर उन्होंने किस तरह से कुछ सेल्स जो हैं वो अपना हार्ट बनाएंगे, कुछ लिम्स को बनाएंगे, कुछ किडनीज़ को बनाएंगे, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे, यहाँ कि जो तमाम अगर आप इंसान की बात करें, किसी और जानवर की बात कर लें, तो उसके अंदर जितने भी आर्गन्स बनते हैं वो उन आर्गन्स के बनने की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात करें तो ज़ाहिर है उनके भी टिश्यूज़ बनेंगे, और उनके टिश्यूज़ के बनने की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी की सारी डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और ये जो इसमें ये सारी सलाहियतें होती हैं, इनकी जो मेन वजह होती है वो होती है इसकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो, डाई एंड ट्राइसैकराइड्स, गिव एग्जांपल्स। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, और ट्राई का मतलब तीन होता है। यानी जो ऐसी शुगर्स जो एक ही यूनिट पर मुश्तमिल हो उनको मोनोसैकराइड कहा जाता है, जो दो पे मुश्तमिल हो उनको डाई कहा जाएगा, और तीन यूनिट्स पर मुश्तमिल जो शुगर्स होती हैं उनको ट्राइसैकराइड कहा जाता है। तो हम इनको देख लेते हैं कि मोनोसैकराइड जो हैं हम उन शुगर को कह सकते हैं जो मज़ीद जिनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब उनको मज़ीद छोटे यूनिट्स में तब्दील नहीं किया जा सकता, और यही वो यूनिट्स होती हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं ग्लूकोज को, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डाइसैकराइड्स की। तो डाइसैकराइड्स जब इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये दो मोनोसैकराइड्स बनाते हैं, दो मोनोसैकराइड्स यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनकी एग्जांपल ली जा सकती हैं जैसे सक्रोज, जो हम चीनी घर में इस्तेमाल करते हैं जिसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, उसको जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो दो यूनिट में कन्वर्ट होता है, दो मोनोसैकराइड्स में। इसी तरह से माल्टोज और लैक्टोज भी डाइसैकराइड की एग्जांपल्स हैं। और फिर हम बात कर लेते हैं जी ट्राइसैकराइड्स की। तो ट्राइसैकराइड हाइड्रोलाइसिस के ऊपर तीन मोनोसैकराइड्स के यूनिट्स बनाएंगे, और इसकी जो एग्जांपल है वो हम रेफिनोज की दे सकते हैं जो 18 कार्बन शुगर है, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो ये तीन मोनोसैकराइड्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन प्रोटीन मालिक्यूल। प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो ज़ाहिर है जी प्रोटीन मालिक्यूल जो मौजूद होता है, मजमूई तौर पे प्रोटीन का मालिक्यूल है वो बहुत सारे
अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जैसे पिछले एक क्वेश्चन में मैंने वजाहत की कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइन ग्रुप होता है और दूसरे को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और इनकी मदद से ये अटैच होते चले जाते हैं आपस में लॉन्ग चेन में अमीनो एसिड्स, और एक बहुत ही बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। अच्छा, तो इसकी वजाहत जो है एक रिएक्शन की मदद से मैं पहले भी एक क्वेश्चन में की थी, अब दोबारा कर लेते हैं कि ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। अब इनके यहाँ से एक OH रिमूव होता है और दूसरी तरफ से जो ये अमाइन है यानी NH2 है, ये वाला NH2 का एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से, और इस तरह से वाटर मालिक्यूल के रिमूव होने से ये आपस में जो जुड़ जाते हैं, दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये तो सिर्फ दो अमीनो एसिड दिखाए जा रहे हैं, इसी तरह से एक और अगर अमीनो एसिड आकर इस तरफ भी जुड़ सकता है, इस OH को रिमूव करेगा और अपना दूसरा जो अमीनो एसिड है वो अपना हाइड्रोजन उसका रिमूव हो जाएगा और इस तरह से वाटर मालिक्यूल, और इसी तरह से फिर एक इस तरफ भी आके जुड़ सकता है, यानी इस तरफ एक जो इस तरफ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे अमीनो एसिड का OH ग्रुप रिमूव होगा, और इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम प्रोटीन मॉलिक्यूल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सोर्सेज का जहाँ तक तल्लुक़ है, तो अगर हम मिल्क की बात कर लें, जो हम एनिमल से हमें हासिल होता है मिल्क, वो एक बेहतरीन सोर्स है लिपिड्स का। मसलन हम दूध से बटर या घी या फिर चीज़ हासिल करते हैं, तो ये सारे के सारे लिपिड्स हैं और मिल्क इनका बेहतरीन सोर्स है। इसी तरह से हम जो मैरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं, मछलियाँ हैं, स्पेशली जो सामन है और वेल्स हैं, उनसे हमें लिपिड हासिल होता है, जैसे कॉड लीवर हम हासिल करते हैं सामन से और वेल से। इसके बाद कुछ सीड्स हैं, यानी प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर है, कॉर्न है, और ग्राउंडनट है, कोकोनट है, ऑलिव है, इन सब से हमें वेजिटेबल ऑयल हासिल होते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि इनका यूजेस क्या हैं। ये तो सोर्सेज हो गए, अब यूजेस की बात कर लेंगे। तो यूजेस में इसमें बहुत सारे जो हैं इनके फंक्शंस हैं, जैसे बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल वगैरह जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग में, चीज़ों को फ्राई करने में, खाने पकाने में, बेकरी का जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, उसके अलावा मिठाइयाँ बनती हैं। और जहाँ तक तल्लुक़ है मेमल्स में फ़ैट का एक इस्तेमाल है, बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। हमारी जो स्किन है, हम ख़ुद भी चूँकि मेमल्स हैं, जिस तरह से बाकी गाय है, बकरी है, भैंसें हैं, वो भी मेमल्स हैं, लेकिन हम इंसान जो हैं वो भी मेमल्स हैं। हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फ़ैट की जो इंसुलेशन का काम करती है। वो हमारी जो उसका मकसद क्या है कि वो जो हमारी हीट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ज़ाया होने से बचाती है। हमें जो हीट ज़रूरत होती है वो उसको अपने अंदर महफूज रखने में मददगार होती है। और इसके अलावा हमारे जो आर्गन्स हैं, जिस तरह से हार्ट है, किडनीज़ हैं, बड़े डेलिकेट आर्गन्स होते हैं, और इन आर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि फ़ैट की एक लेयर होती है इनके ऊपर, और वो किसी भी शॉक से हमें महफूज रखती है हमारे इन डेलिकेट आर्गन्स को। कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं जैसे A, D और E, वो भी लिपिड्स की मदद से बने होते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो फूड है, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, यानी फूड हमारी एनर्जी का सोर्स होती है, उसको हम फैट्स में स्टोर कर सकते हैं। फैट्स की हालत में उसको हमारी बॉडी में या मुख्तलिफ एनिमल्स की बॉडी में स्टोर हो जाती है और वक्त ज़रूरत फिर वो काम आती है। अच्छा, इसके अलावा वेजिटेबल्स ऑयल्स को हम इसमें कैटालाइटिक प्रोसेस के थ्रू, यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम उसको घी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और घी जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के काम के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, और ये ऑयल की निस्बत इसकी जो लाइफ होती है घी की वो ज़्यादा होती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं
यानी हमारे जो साबन हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, पॉलिशेस, पेंट्स और वार्निशेस जो हैं, उनके बनने में भी फैट्स और ऑयल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में एक कंपाउंड है जिसे हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं, और ये कोलेस्ट्रोल ज़िम्मेदार होता है हार्मोन्स के, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने का, विटामिन डी का, और बाइल जूस या बाइल एसिड जो हैं वो भी इसकी मदद से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की सोर्सेज और उसका इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सोर्सेज में एनिमल सोर्स भी है, प्लांट सोर्स भी है। तो एनिमल सोर्स में मीट, फिश, एग्स, मिल्क और चीज़ वगैरह आ जाते हैं। और जहाँ तक प्लांट सोर्स का तल्लुक है तो इसमें पल्सेस यानी दालें, बीन्स, नट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और फिर हम इसके यूजेस की बात करेंगे। जहाँ तक यूजेस का तल्लुक है तो हमारी बॉडी जो है ज़ाहिर उसको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, किस काम के लिए, मसल्स के बनाने में, बाल बनने में, इंजाइम्स के बनने में, और बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं जिनकी टूट फूट हो जाती है उनके रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम जो सेल्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो उसके लिए भी हमारी बॉडी उनको रिक्वायर करती है प्रोटीन को। और इसके साथ साथ हमारी जो ग्रोथ है, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, यानी हमारी ज़हनी ग्रोथ या हमारी बॉडी की ग्रोथ, उसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो प्रोटीन बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल की जाती है। और फिर हम बात कर सकते हैं कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जिनको एंजाइम कहा जाता है, वो भी प्रोटीन की से बने होते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हमारी इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम में हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। वो बीमार जो जरासीम हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये जिहाद करते हैं, लड़ते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ भी दरअसल प्रोटीन ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज की बात करेंगे जी। सोर्सेज क्या क्या हैं। हम मोनोसैकेराइड्स की बात कर लेंगे जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की हम बात करेंगे यहाँ पे। और ये हम कह सकते हैं कि ये हमें हासिल होते हैं फ्रूट से, सब्जियों से, शहद से, और इसके अलावा फसलों से। और फिर हम बात कर लेते हैं सक्रोज़ की, जिसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। इसका जो सोर्स है वो शुगर केन है, यानी गन्ना है। और उसके अलावा फ्रूट से भी ये हमें हासिल होता है। माल्टोज़ की अगर आप बात करें तो ये हमें फसलों से हासिल होता है। लैक्टोज़, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, और ये हमें हासिल होता है दूध से और डेयरी प्रोडक्ट से, जैसे घी, बटर वगैरह है, उससे भी हमें लैक्टोज़ हासिल होता है। फिर हम बात करेंगे जी स्टार्च की। तो स्टार्च जो होता है ये वीट, बार्ले, राइस, मेज़ और पोटैटो वगैरह में पाया जाता है। और सेलुलोज़ की बात करें तो ये प्लांट से हमें हासिल होता है। तो सेलुलोज़ ये काटन जो है ये पेयर सेलुलोज़ होता है। इसी तरह से लकड़ जो है ये भी सेलुलोज़ है। और अब हम बात कर लेते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस की। तो यूजेस का जहाँ तक तल्लुक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो एनर्जी, यानी कि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है तमाम तर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। तो वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से हासिल की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसके मॉलिक्यूल को तोड़कर फिर एनर्जी हासिल की जाती है। तो इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। एनिमल की जो बॉडी होती है जो उसमें स्टोर ग्लूकोज डायरेक्टली स्टोर नहीं की हो सकता, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। और फिर ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर उससे एनर्जी हासिल की जाती है। जबकि जो प्लांट्स हैं वो इसको स्टोर करते हैं ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। और फिर हम बात करते हैं सक्रोज की। सक्रोज जो है इसको
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है शुगर, इसीलिए टेबल शुगर कहा जाता है। हम घर में जो मीठी चीज़ें बनाते हैं, चाय बनाते हैं, ये सारी इस सुक्रोज़ की मदद से बनाई जाती है। इस तरह से बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, हर जगह पे सुक्रोज़ का इस्तेमाल होता है। अब जहाँ तक ताल्लुक है सेलुलोज का, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और कैटल, टर्माइट वगैरह वो इसको खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। इंसान जो है वो इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी लिए बहुत मददगार साबित होता है। ये फाइबर की शक्ल में खुराक के अंदर मौजूद होता है, और जो बॉल मूवमेंट है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ट्रैक्ट के अंदर बाउल की जो मूवमेंट होती है, उसमें इसका बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी एक लेवल के ऊपर रखने में किरदार अदा करता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने नहीं देता। और इसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं खुराक के अंदर, फूड के अंदर, उनको भी ये जिस्म से एक्सक्रीट करने में, रिमूव करने में मदद करता है। जी, अब हम एक कार्बोहाइड्रेट की एक और टाइप है, उसको हम स्टार्च कहेंगे। स्टार्च की बात कर लेते हैं। तो स्टार्च स्पिरिट बनाने में इस्तेमाल होता है इसका, और इसको अलावा इसको डेक्सट्रन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि एडिसिव और गिलूज वगैरह बनाने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल और फैट में क्या फ़र्क होता है? तो ये दोनों लिपिड्स, लेकिन इनमें जो फ़र्क है, फैट्स जो हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इसके अलावा जहाँ तक तल्लुक़ है फ़ैट्स का, तो फ़ैट्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो उनका ज़्यादातर जो हिस्सा होता है, ज़्यादा पोर्शन जो है, या उसका जो प्रोपोर्शन है, ज़्यादातर वो मुश्तमिल होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऊपर। और जहाँ तक ऑयल्स की हम बात करेंगे, तो ऑयल्स लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इनमें ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड एक्सप्लेन विटामिन्स। तो विटामिन्स ग्रोथ फैक्टर्स इनको कहा जाता है, और इसके साथ साथ ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के बावजूद हमारी बॉडी इनको खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए ये हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं। डाइट में शामिल होना चाहिए इनको। जिस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, तो उसके साथ साथ विटामिन्स की भी हमें ज़रूरत है। और ये हमारी इसी जो हमारी डेली खुराक है जो हम खा रहे हैं, उसके अंदर विटामिन्स का होना भी ज़रूरी है। तो विटामिन्स बहुत सारे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारी आई साइट है, हमारी कैल्शियम की रेगुलेशन है, और दूसरे जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, उनमें उनकी रेगुलेशन जो है वो विटामिन्स करते हैं। तो इसलिए विटामिन्स का होना इम्पॉर्टेंट है। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और दूसरे कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनमें ए, डी, ई और के विटामिन आ जाते हैं। ये जो विटामिन हैं फैट सॉल्युबल जिनको कहा गया है, ये ज़रूरत के तहत ही हमारी बॉडी में होने चाहिए। अगर ये एक्सेस अमाउंट में होंगे, ज़्यादा अमाउंट होगी इनकी हमारी बॉडी में, ज़रूरत से ज़्यादा होगी, तो वो नुकसानदेह हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। अब जहाँ तक चलेगा वाटर सॉल्युबल विटामिन का, उनमें बी कम्प्लेक्स बड़ा मशहूर विटामिन है, बी कम्प्लेक्स वो शामिल होता है, और सी, विटामिन सी। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इसलिए इनको बॉडी एक्सक्रीट कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी अगर अमाउंट एक्सेस हो भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बॉडी से ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो वो एक्सक्रीट बॉडी कर देगी। तो इस तरह से कुछ तारफ़ जो है इस क्वेश्चन के आंसर में वो दे दिया गया है कि विटामिन्स क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी किस्में हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वाई आर विटामिन्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। इनकी हमारे लिए क्या अहमियत है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि ग्रोथ फैक्टर के होने के साथ साथ ये बहुत सारी
हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो बीमारियां हैं, हमें जो लगने का ख़तरा होता है, उनसे भी हमें बचाते हैं। और बहुत सारी रेगुलेशंस जैसे हमारी, अगर मैं विटामिन ए की बात कर लूँ, तो विटामिन ए जो है ये नज़र के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी जो देखने की सलाहियत है, विजन है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी कमी जो है वो नज़र के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, विजन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काज हो सकते हैं, वो हमें लग सकते हैं वो प्रॉब्लम्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जहाँ तक तल्लुक़ है विटामिन सी का, तो एक तो ये ब्लड को बनाने में और फिर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसका किरदार होता है। तो इसकी कमी ज़ाहिर है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ब्लड का बनना जो है वो कम हो जाएगा, और साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस तरह से सही तरह से फंक्शन नहीं करेगा। और अगर हम विटामिन बी की बात करें, तो ये हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, उसके बनने में इसका बहुत ज़बरदस्त किरदार होता है। इसके अलावा विटामिन हीमोग्लोबिन को बनाने के अलावा विटामिन बी जो है मज़ीद कुछ 100 से ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स हैं जो दूसरे काम कर रहे होते हैं, दूसरी चीज़ों को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनको भी, उन एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है विटामिन बी। इसके बाद हम विटामिन डी की बात करें, तो ये कैल्शियम को रेगुलेट करता है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी हड्डियाँ, हमारे दांत, ये सारा कैल्शियम से बनते हैं। तो अगर कैल्शियम प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होगा, या विटामिन डी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो ये जो हड्डियों का बनना है, दांतों का बनना है, ये प्रॉपर नहीं होगा और इसमें मसला पैदा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो जहाँ तक तल्लुक़ है इन न्यूक्लिक एसिड्स का, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हर सेल का हिस्सा भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि डीएनए जो है, स्पेशली अगर मैं डीएनए की बात करूं, तो इसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। और साथ साथ ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। और जहाँ तक आरएनए का तल्लुक़ है, तो आरएनए एक मैसेंजर का किरदार अदा करता है, और वो डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है, जो हदायत हैं, उनको सेल के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। एक ऑर्गेनिज़म के जो सेल्स हैं, उनकी डिवीजन कैसे होनी है, सेल का आगे जाके पार्ट क्या होगा, वो क्या किरदार प्ले करेंगे। अगर बॉडी बननी है एक मल्टी सेलुलर एनिमल की, तो उसमें कौन से सेल्स ने लिम्स बनाने हैं, यानी टांगें बनानी हैं, बाजू बनाने हैं, कौन से सेल्स ने जिस्म के दूसरे हिस्सों को बनाना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चूँकि डीएनए के अंदर मौजूद होती है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, तो इस लिहाज से न्यूक्लिक एसिड्स इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन वाई एग्रीकल्चरल एंड न्यूट्रिशनल साइंसेस आर वाइटल फॉर अस। अब इसके आंसर के तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि जो मेंटेनेंस होती है हेल्थ की, या बॉडी हेल्थ की हम बात कर लें, तो उसके लिए बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि बैलेंस डाइट हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ये कहेंगे कि अगर जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं हमारी इस बॉडी के लिए, उनमें अगर कमी होगी, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होगा। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन हम कम लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो हमारी जो मेंटल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी, हमारी फ़िज़िकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। इसी तरह से जो लिपिड्स की हम बात करें, तो लिपिड भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी अगर एक्सेस या ज़्यादा मकदार में उनको ले लिया जाए, तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हमारे दिल के लिए नुकसानदेह हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह हैं, कैंसर का ज़रिया बन सकती हैं, डायबिटीज़ का ज़रिया बन सकती हैं, और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम इससे पैदा हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जी हमारी हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं, हमारी
किस तरह से हमारी जो डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हेल्दी क्रॉप्स होंगी, हेल्दी फ्रूट्स हम खाएंगे या हेल्दी वेजिटेबल्स हम लेंगे, तो उससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी और हमारी सेहत ठीक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशनल साइंस और एग्रीकल्चर जो हैं वो हमारी सेहत के लिए दोनों वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, और ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइटिक रिएक्शन है, कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, ख़ासकर निकल की मौजूदगी में होता है। और हाइड्रोजन के ऐड होने से जो फैटी एसिड्स हैं जिनका ज़्यादा प्रोपोर्शन जो डबल बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल होता है, अल्कीन के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अनसेचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सेचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्शन जो है मैंने बताया कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के हाइड्रोजेशन के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, जिसमें फ्लेवर भी ज़्यादा अरसे तक कायम रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिस्ट कमर्शियल यूजेस ऑफ इंजाइम्स। इंजाइम्स के कमर्शियल यूजेस क्या हैं? अच्छा, तो इंजाइम चूँकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं, इनका बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं। मसलन हम स्वीटनर्स बनाने, चॉकलेट बनाने, चॉकलेट सिरप जो है वो बनाने, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन्फेंट फूड्स, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में ये हमें हेल्प करते हैं। ये जो कैटलिस्ट हैं या एंजाइम्स हैं ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी इस्तेमाल है, और स्टिकी मैटर्स को रिमूव करने के लिए जो चीज़ें बनती हैं उनमें भी इनका काम है, और कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और फर्नीचर और हाउस होल्ड आइटम बनाने में भी ये हमें मददगार है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंजाइम है, जिस तरह से डाइस्टीज़ है, इन्वर्टीज़ है, जाइमेज़ है, इनको इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। तो ये कैसे काम करते हैं? मोलेसिस के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाता है। मोलेसिस शीरे को कहा जाता है, जो शुगर वगैरह से शीरा तैयार होता है उसको मोलेसिस कहा जाता है। मोलेसिस और स्टार्च के ऊपर हम इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें हमें अल्कोहल बनाने में मददगार बन जाती हैं। और इसी तरह से फिर दूसरे एंजाइम्स हैं, जैसे एमाइलेज है, वो ब्रेड बनाने में काम आता है। और फिर हम बात करेंगे प्रोटीएज की, एमाइलेज की, तो इनको यूज़ करते हुए डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं, जिनकी मदद से हम फूड स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। कपड़ों के ऊपर जो फूड स्टेन लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट्स बनाने में प्रोटीएज का किरदार है। इसके बाद हम लैक्टेज की बात कर लेंगे। तो लैक्टेज जो है उसको इन्फेंट फूड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। डेक्सट्रोज का इस्तेमाल ड्रिप्स में कैसे है? तो इसको इस तरह से बयान किया जा सकता है जी कि जो पेशेंट्स उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उनमें पानी की यानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उनको डेक्सट्रोज की ड्रिप्स लगाई जाती हैं। ये जो ड्रिप्स होती हैं ये 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन होता है, वो ड्रिप्स की शक्ल में पेशेंट्स को लगाया जाता है। 5% से यहाँ मुराद ये है कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज के सोल्यूशन में पानी में डाले जाते हैं और 100 ml सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो 100 ml सोल्यूशन तैयार करने के लिए दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि 5 ग्राम डेक्सट्रोज के इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5% M/V लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन होता है ये मैस बाई वॉल्यूम होता है। मैथ से यहाँ मुराद है कि हम 5 ग्राम उसमें सल्यूट डालेंगे यानी डेक्सट्रोज, और जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो 100 ml होगा, या 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये जो है इंतहाई डिहाइड्रेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगाया जाता है डेक्सट्रोज ड्रिप।
या फिर ऐसे लोग जो खा पी नहीं सकते, उनको भी ये लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सेपरेट वाटर सॉल्युबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ दिए गए हैं, अपना विटामिन दिए गए हैं ए, सी, ई और बी, और इनसे कहा गया है कि आप जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको अलहदा कर लें। तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन सी आता है और विटामिन बी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंपेयर कंपोनेंट्स बोथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है कि कौन कौन सी चीज़ें किस में पाई जाती हैं। तो अगर हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जबकि जो हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन में इनके अलावा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये फ़र्क है दोनों का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। उनके अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ये फ़र्क पाया जाता है। यानी जो फ़र्क है वो है नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस का। ये चीज़ें अज़ाफ़ी तौर पर प्रोटीन में पाई जाती हैं, प्रोटीन का हिस्सा होती हैं, प्रोटीन मालिक्यूल्स का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स का मालिक्यूल होता है उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इन बिल्डिंग अ प्रोटीन। यानी प्रोटीन का जो मालिक्यूल होता है, लॉन्ग चेन मालिक्यूल होता है, उसको बनाने के लिए जो बॉन्ड, यानी दो अमीनो एसिड्स को आपस में बॉन्ड बनाता है, जोड़ता है दो अमीनो एसिड्स को, उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू अलाउ अ डाइसैकेराइड टू फॉर्म मोनोसैकेराइड्स। यानी अगर एक डाइसैकेराइड हमारे पास हो और उसको उसकी हाइड्रोलाइसिस किया जाए, ज़रा हाइड्रोलाइसिस के ऊपर वो दो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूछा ये गया है कि कितने वाटर मालिक्यूल चाहिए होंगे इस अपना डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक वाटर मालिक्यूल इसके लिए चाहिए होता है, वन वाटर मालिक्यूल। और इसमें रिएक्शन सक्रोज का दे दिया गया है कि सक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है और इसको एक वाटर मालिक्यूल के थ्रू इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है। तो ये दो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक को हम ग्लूकोज और दूसरे को फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये दो यूनिट्स बन गए हैं, सक्रोज के एक डाइसैकेराइड मालिक्यूल से दो मोनोसैकेराइड बने हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स। ए में दिया गया एन एमिनो एसिड हैविंग CH3 एज आर ग्रुप। यानी जो साइड चेन है वो उसको हम CH3 से डिनोट करेंगे। और उसके साथ ही कह रहा है कि एक प्रोटीन बनानी है जिसमें दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हों। तो इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने आ गया जी। ए पार्ट का ये जवाब है, ये ए पार्ट दे दिया गया है, जिसमें ये एक अमीनो एसिड है, इसमें ये एक अमाइन ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है। लेकिन जो कंडीशन रखी गई थी कि जो आर ग्रुप होता है या साइड चेन होता है वो CH3 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दे दिया गया है, ये साइड चेन है। और इसके साथ ही दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का वो था प्रोटीन, जिसमें दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हों और आपस में मिलकर एक डाईपेप्टाइड बनाएंगे। तो वो वाला रिएक्शन यहाँ पे मौजूद है। ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, और इन दोनों के मिलने के बाद, रिएक्शन करने के बाद ये एक डाईपेप्टाइड बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाईपेप्टाइड, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है हम बात करेंगे डीऑक्सी, नाम से ही जैसे ज़ाहिर है कि इसमें
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कमी होती है इसके शुगर में। जो जो इसका राइबोज शुगर होता है डीएनए का, उसमें एक ऑक्सीजन कम होती है आरएनए के शुगर के मुकाबले में। आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है, जबकि जो डीएनए में होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। इसके बाद जो दूसरी बात हम करेंगे वो न्यूक्लियो बेस की बात करेंगे। डीएनए में जो न्यूक्लियो बेस होता है उसे थायमीन कहा जाता है, जबकि आरएनए में जो न्यूक्लियो बेस है उसे यूरेसिल कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोजनेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन फूड इंडस्ट्री, इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हम इसमें हाइड्रोजन का को ऐड करते हैं एक कैटालाइटिक रिएक्शन के थ्रू। चूँकि जो आयल्स होते हैं, आयल्स में फैटी एसिड्स में अनसैचुरेशन ज़्यादा होती है, जबकि जब हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो अनसैचुरेशन में कमी आ जाती है और सैचुरेशन में इजाफा हो जाता है। इस तरह से हमें एक सॉलिड या स्प्रेडेबल आइटम मिल जाता है जिसे हम घी का नाम देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है इसको करने का? चूँकि जब फूड इंडस्ट्री जो है उसमें ज़्यादा बिस्किट्स और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनके लिए एक शेल्फ़ लाइफ चाहिए होती है। अगर वो ऑयल से तैयार होंगे तो उनकी शेल्फ़ लाइफ कम होगी और उनमें फ्लेवर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है घी से बनाने से, जो फूड इंडस्ट्री में घी से चीज़ें तैयार होती हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है और उसमें फ्लेवर भी काफ़ी देर तक कायम रहता है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन का, एक कैटालाइटिक रिएक्शन है। ज़्यादातर निकल की मौजूदगी में ये रिएक्शन किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन आयल्स किस में ऐड की जाती है और उनके जो फैटी एसिड्स हैं वो अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह से हमें सॉलिड कंपाउंड मिलता है जिसे हम घी का नाम देते हैं। और इसको डायरेक्टली भी बेचा जा सकता है मार्केट के अंदर, और इसको फूड इंडस्ट्री में दूसरी चीज़ें बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज थी या रिव्यू क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, वो कंप्लीट हुए। अगर आप मज़ीद कोई चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन की मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, तो आप मुझे रिमार्क्स में बताएं, मैं उसको अलहदा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई।